हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक कॉमन एग्जांपल ऑफ ए स्टेम ट्यूबर इज। प्लांट मॉर्फोलॉजी जो है बॉटनी का हिस्सा है। बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नीट की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी जिनका भी सब्जेक्ट है, केवीएस एनवीएस देते हैं या कोई भी टीचर्स का इंटरेस्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी से, तो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। सारे क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ट्यूबर इज। स्टेम ट्यूबर जो होता है, स्टेम जो है ट्यूबर में मॉडिफाई हो जाता है। जब हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन, रूट मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन। तो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ट्यूबर इज जिंजर, गार्लिक, ओनियन, पोटैटो। हमारा आंसर हो जाएगा पोटैटो। पोटैटो जो होता है स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। जिंजर जो होता है ये भी स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन यह जो होता है राइजोम होता है, यह राइजोम होता है। गार्लिक जो होता है क्या होता है, बल्ब होता है। ओनियन जो है कॉर्म होता है। ठीक है। In cutting method of vegetative propagation, cutting are mainly taken from। जो cutting method होता है vegetative propagation का, cutting are mainly taken from। cutting कहाँ से ली जाती है? leaves of parent plant, root or stem of parent plant, shoot of parent plant, bud of parent plant। तो आपको पता ही है कि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके स्टेम की कटिंग करके हम लगा देते हैं मिट्टी में, सॉइल में ग्रो करते हैं, तो फिर से वो नया प्लांट बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया इसमें हमारा गन्ना हो गया, और सहजन जो होता है वो होता है। उसके स्टेम बहुत सारे प्लांट के रूट का भी कटिंग करके लगा देते हैं, तो उससे हमें नया प्लांट प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट इन विच वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑकर बाय लीव्स इज कॉल्ड। वो प्लांट जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लीव्स के द्वारा होता है, तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है। कैनाबिस, क्राइसेंथेमम, ब्रायोफिलम और ब्रेसिका। तो कुछ जो प्लांट होते हैं जैसे ब्रायोफिलम है, ये इसकी लीव्स हो गए। ठीक है, ये लीव्स हो गई, और यहाँ पे नोचेज होते हैं और यहाँ पे बर्ड्स निकलती है। तो यहाँ से लीफ को हम स्टेम से तोड़ के इसको लगा देंगे तो हमें फिर से नया ब्रायोफिलम का प्लांट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको इमेज भी दिखा देंगे। देखिए ये जो है ब्रायोफिलम है, और ये वो लीफ है जिसमें कि बर्ड्स, नोचेज पे बर्ड्स ग्रो हो जाती है, नोचेज पे बर्ड्स ग्रो हो जाती है और इससे नया प्लांट बन जाता है। Example of natural vegetative propagation does not include। vegetative propagation does not include। vegetative propagation में कोरल्स, बल्ब, कॉर्म, राइजोम। तो यहाँ पे कोरल्स जो है नहीं आएंगे, डज नॉट इंक्लूड, तो कोरल नहीं आएंगे। बल्ब आपको पता ही है, गार्लिक जो होता है बल्ब होता है, उससे तोड़ तोड़ के हम उसकी कलियों को मिट्टी में ग्रो करते हैं, नया प्लांट बन जाता है। जो कॉर्म होता है जैसे ओनियन होता है, कॉर्म होता है। राइजोम, जिंजर जो होता है वो राइजोम होता है, उसको भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड हैं। कंसिडरिंग कॉर्म ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बर्ड्स आर प्रेजेंट एट। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है बहुत सारे प्लांट्स में होता है। ओनियन, गार्लिक, पोटैटो, जिंजर और गन्ना हो गया, सहजन हो गया। बहुत सारे प्लांट्स में जो प्रोपोगेशन होता है सीड के द्वारा होता है। बहुत सारे प्लांट्स में जो है तो वो जो है कि वेजिटेटिव में नहीं आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सीड बनते हैं। लेकिन जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो प्लांट के किसी भी कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को ग्रो कर सकते हैं, बर्ड्स उस पर प्रेजेंट होती है और नया प्लांट बन जाता है। तो कॉर्म जो होता है जैसे कि ओनियन हो गया हमारा, तो उसके टॉप पे जो होता है, टॉप पे बर्ड्स जो है प्रेजेंट होती है। हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये कॉर्म है ओनियन का, और यहाँ पे जो टॉप पे जो है क्या होती है, बर्ड्स प्रेजेंट होती है, एक साइड में ही, हर तरफ नहीं होती है। जैसे पोटैटो है, पोटैटो के चारों तरफ बर्ड्स हो जाती है, तो उसको कट कर करके हम लगाते हैं। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इंक्लूड। जो एडवांटेज होता है आर्टिफिशियल मेथड का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, उसमें क्या क्या आ जाएगा, क्रॉप विथ बेटर क्वालिटी। तो वेजिटेटिव मेथड जो होते हैं आर्टिफिशियल, उनमें हम बेटर क्वालिटी को चूज कर सकते हैं।
क्रॉप, उस क्रॉप को चूज कर सकते हैं जो कि ज़्यादा इल्ड हो, जिससे एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्लांट विद डिजायरेबल क्वालिटी, ऑल ऑफ दिस। A low branch with the node is bent down and covered with soil in marcoting, layering, cutting, budding। तो यह जो है लेयरिंग का एग्जाम्पल है। लेयरिंग किसे कहते हैं? लेयरिंग जो है, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें लचीले तने होते हैं। इन तनों को अगर हम इस तरह से मिट्टी में ग्रो कर देते हैं, यहाँ से रूट निकल जाती है और ऊपर से इस तरह से एक नया प्लांट जो है बन जाता है। ये भी यहाँ पे लेयरिंग का एग्जाम्पल है, मैंने फोटो दिखाया है आपको। The process by which nutrient, chemical or contaminants are dissolved and carried away by water are moved into the lower layer of the soil। तो इसे हम लीचिंग कहते हैं। लीचिंग में क्या होता है कि जो लोअर लेयर में चले जाते हैं, ठीक है, लोअर लेयर में क्या होता है, चले जाते हैं न्यूट्रिएंट वाटर के माध्यम से। जैसे ये प्लांट्स है, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे कंटामिनेशन हैं और फिर कंटामिनेशन और केमिकल्स हैं, तो ये पानी के में घुल के नीचे चले जाते हैं। और ये छोटे प्लांट्स में हो गया, बड़े बड़े ट्री में भी देख सकते हैं। तरह से जो बारिश का पानी आता है उसमें जितने भी कंटामिनेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, सब घुल के मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। नेक्स्ट है कंपोस्ट मैन्योर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फार्म मैन्योर एंड ग्रीन मैन्योर, फार्म रिफ्यूज एंड हाउस होल्ड रिफ्यूज, ऑर्गेनिक रिमेन ऑफ बायोगैस प्लांट, रोटन वेजिटेबल एंड एनिमल रिफ्यूज। तो जो फार्म रिफ्यूज और हाउस होल्ड रिफ्यूज होते हैं ना, उन्हीं से बनते हैं कंपोस्ट मैन्योर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो, जो सिंथेटिक होते हैं या कंपोस्ट, ये बेसिकली मॉस ऑफ द रोटन, जो रोटन ऑर्गेनिक मैटर होता है फ्रॉम द वेस्ट प्लांट रेसिड्यू। जैसे हम किचन में भी बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनके जो छिलके और जो खराब पार्ट होते हैं जिसका हम सब्जी बनाने में यूज़ नहीं करते हैं। गार्डन में बहुत सारी लीव्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किचन स्क्रैप, कंपोस्ट बीन्स एंड बैरल आर आल्सो यूज्ड। The desired variety of economically useful crop are raised by vernalization, mutation, natural selection, hybridization। तो इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप और राइज्ड, जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि जो भी चीज़ें अच्छी होंगी तो खुद ब खुद नेचर भी सिलेक्ट करती है, और नेचर तो सिलेक्ट करती है बेस्ट क्वालिटी, लेकिन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो है उसे हम ग्रो करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। जैसे दो प्लांट की प्रजातियां हैं जिसमें कि अलग अलग क्वालिटी है, उन दोनों क्वालिटी को अगर हम एक जगह कर देते हैं तो वो प्लांट जो नया बनेगा प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, उसमें दो प्लांट की क्वालिटी होगी और इस तरह से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इकोनॉमिकली। मेन फंक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज, जो मेन फंक्शन होता है बायो फर्टिलाइजर का वो क्या होता है, टू इंक्रीज केमिकल प्रोसेस, टू इंक्रीज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, टू इंक्रीज बायोलॉजिकल प्रोसेस, टू इंक्रीज फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। तो जो न्यूट्रिएंट होंगे हमारे बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं, वो जिनमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग या डेड सेल्स होती हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट जो है प्लांट्स को जो मिलने वाले वो बढ़ जाते हैं। सीड प्लांट सरफेस और सॉइल बाय कॉलोनाइजिंग द राइजोफोर। बायो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि कॉस्ट भी इनका कम होता है। तो जब हमें किसी भी प्लांट को, मतलब किसी भी प्लांट को अगर बायो फर्टिलाइजर देते हैं तो उसको खूब सारा न्यूट्रिएंट मिलेगा। खूब सारा न्यूट्रिएंट मिलेगा तो क्या होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्रीज, बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसके सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्रीज हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाएगा और उसकी जो क्षमता है फल फ्रूट या जो भी सीड वगैरह देने की, सीरियल्स, वो ज़्यादा दे पाएगा। Seed treatment with Vitavex is the main controlling method of loose spot, rust, downy mildew, all of these। जैसे बोर्डेक्स मिक्सचर होता है फंगी, या बोर्डेक्स मिक्सचर जो होता है एक फंजीसाइड होता है जो फंगस से होने वाले जितने भी इन्फेक्शन है उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो विटेवेक्स जो है यह भी जो है फंजीसाइड ही है। विटेवेक्स क्या है, यह जो है फंगीसाइड है, फंगाई से होने वाले फंगाई से होने वाले सारे के सारे, फंगाई से होने वाले जो है जितने भी डिजीजेज हैं उन सभी को जो है क्या करता है, उन सभी को क्या करता है,
फंजीसाइड फंगाई से होने वाले सारे डिजीजेस के ट्रीटमेंट में यूज होता है। SO2 and NO2 प्रोड्यूस पॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग। SO2 और NO2 जो है पॉल्यूशन को इंक्रीज करते हैं बाय एल्कलिनिटी, एसिडिटी, न्यूट्रलिटी, बफर एक्शन। तो जो SO2 NO2 प्रोड्यूस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। जब ये वाटर के साथ मिल जाते हैं तो ये एसिड बनाते हैं, तो एसिड बनाएंगे तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ये पॉल्यूशन किस तरह प्रोड्यूस करेंगे, एसिडिटी के द्वारा प्रोड्यूस करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉल्यूटेंट एज इट, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह एक पॉल्यूटेंट है। कैसे है, इनएक्टिवेट नॉब्स इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस कंबाइन विथ ऑक्सीजन कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन। तो यह जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो किसी भी वातावरण में अगर हम हैं और वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है ऑक्सीजन से ज़्यादा, या ऑक्सीजन से थोड़ा कम भी है, और अगर है तो वो हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी और एक ह्यूमन बीइंग के डेथ का भी कारण बन सकता है। तो कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है स्प्रेइंग ऑफ DDT प्रोड्यूसेस पॉल्यूशन ऑफ। जो हम स्प्रे करते हैं DDT तो वो किस तरह का पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। स्प्रेइंग ऑफ DDT प्रोड्यूसेस पॉल्यूशन ऑफ एयर, एयर एंड वाटर, एयर एंड सॉइल, एयर वाटर एंड सॉइल। तो यह जो है एयर वाटर एंड सॉइल का पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है एसिड रेन इज काज्ड बाय। जो एसिड रेन होता है वो कैसे होता है जो एसिड रेन होता है वो SO2 and NO2 के कारण, SO2 CO NH3 और SO2 और NH3, तो SO2 और NO2 के कारण होता है एसिड रेन। विच गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर होल्ड अप अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज को, टेम्परेचर को तो ये CO2 होल्ड कर लेता है और अल्ट्रावायलेट रेज को O3। Major aerosol pollutant in jet plane emission is SO2, CO, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जेट प्लेन एमिशन में जो मेन पॉल्यूटेंट होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन मीन्स कि मीथेन आ जाएगा, लेड, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे के सारे जो है क्या है, पॉल्यूटेंट है। तो इसको छोड़ के सारे आ जाएंगे एरोसॉल पॉल्यूटेंट इन जेट प्लेन एमिशन में। ठीक है। ओजोन लेयर इज फाउंड इन, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर यह लेयर है, इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, और इसके ऊपर के लेयर को स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में है ये ओजोन लेयर पाई जाती है। चीफ एयर पॉल्यूटेंट विच इज लाइकली टू डिप्लीट ओजोन लेयर इज, चीफ एयर पॉल्यूटेंट जो होता है विच लाइकली डिप्लीट ओजोन, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट वाटर पॉल्यूटेंट इज डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अमोनिया। तो यहाँ पे हो जाएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ ग्रीन गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल एंड हाउस डेवलपमेंट ऑफ टेरेस गार्डन। तो इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। जैसे कि हमारी धरती के है और इसके चारों तरफ एयर की जो लेयर है, इसमें जो है क्या होता है कि बहुत सारे गैसेस CO2 और भी बहुत सारी गैसेस जो कि पॉल्यूटेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर के लिए इकट्ठा हो जाती हैं। फिर जो सन रेज के साथ जो हीट आती है धरती पे और शाम को जब वो इस तरह से आती है, फिर जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो CO2 की जो कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है, तो उससे क्या होता है, वो
हीट को बाहर जाने नहीं देती। इससे क्या होता है कि हमारे धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वही होता है, उसमें ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं, जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया। और ये जो है ग्लोबल वार्मिंग, माने पूरा हमारा जो ग्लोब है, पूरा जो अर्थ है, धरती है, उसको जो है क्या करता है, वार्म कर रहा है। विच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस में आता है, मीथेन भी आता है, CO भी आता है, H2 नहीं आता है। Which one of the following is normally not an atmospheric pollutant? कौन सा एक एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट नहीं है? तो देखिए CO2 जो है हमारे एटमॉस्फेयर में होना ज़रूरी भी है। CO2 को ही लेके हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की मदद से और वाटर की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। लेकिन अगर CO2 की मात्रा मतलब कि बैलेंस है तो ये पॉल्यूटेंट नहीं है और इसका होना भी ज़रूरी है। तो यही जो है एक नॉर्मली एक पॉल्यूटेंट नहीं है। लाइकेन इंडिकेट पॉल्यूशन ऑफ O3 SO2 NO2। तो लाइकेन जो है वो किसके पॉल्यूशन को, लाइकेन जो है SO2 के पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। BOD इज कनेक्टेड विथ माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, तो माइक्रोब्स को कितना चाहिए होता है, इसे ही हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।